दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम आए हैं पार्ट 3 द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 3.2 जो कि रिलेटेड है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट से। तो हम बात करेंगे कि उस समय अगर हम बात करें 1830s की, तो यूरोप में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स थे। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब कि फाइनेंशियली लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ठीक है, तो उसके रीजंस क्या थे? तो जो सबसे पहला रीज़न था वो क्या था? इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यानी जो यूरोप की पॉपुलेशंस थी वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके कारण इकोनॉमिक हार्डशिप आई यूरोप में। ठीक है, और उसकी दूसरी वजह क्या है कि देयर वर अ मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स दैन द एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन जो जॉब सीकर्स है, यानी लोगों को जो नौकरी चाहिए उनकी संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हार्डशिप आई। थर्ड जो रीजंस है वो क्या है? वो है आपका द पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू द सिटीज़ टू द लिव इन द ओवर क्राउडेड स्लम्स, यानी जो भी रूरल एरिया में रह रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे? माइग्रेट कर रहे थे। तो रूरल एरिया में कौन रह रहे थे? तो गरीब लोग रह रहे थे। तो वो किसकी तरफ ट्रैवल कर रहे थे? सिटी की तरफ। तो बहुत सारे रूरल और पुअर पीपल सिटी में आ जाने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और स्लम एरिया बनने लगता है। ठीक है, और चौथा जो होता है वो क्या होता है बेटा? स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस विद द स्टिफ कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम द इम्पोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड। तो अब बात करते हैं इंग्लैंड। हमें पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुआ है। तो इंग्लैंड में मशीनों के कारण जो कपड़े बनते थे या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी वो बहुत ही चीप रहती थी, लो रेट पे रहती थी। लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको पास उतनी मशीनरी नहीं थी और वो सारी एक्टिविटीज़ फिजिकली थी, तो जिसके कारण उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई होती थी। तो इस तरह से मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशंस होने लगा और ये भी इकोनॉमिक हार्डशिप का सबसे बड़ा कारण बना। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर्स के बारे में। तो पीसेंट ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। क्यों? क्योंकि पीसेंट ने अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यूज एंड द ऑब्लिगेशंस, द राइज ऑफ द फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ अ बैड हार्वेस्ट लीड टू द वाइड स्प्रेड पॉपुलेशंस इन द टाउन एंड द कंट्री। तो यानी जो पीसेंट फार्मर्स थे, तो बैड हार्वेस्ट के कारण उनको क्या हुआ? जो जो वो लोग टैक्सेस देते थे, किसको? लैंडलॉर्ड को, या जो उनके लैंड ओनर रहते थे उनको जो टैक्सेस देते थे वो दे नहीं पाए। तो इसके कारण उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, और उनकी सारी फसलें भी ख़राब हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना किसका? हंगर हार्डशिप का। ठीक है, इसके बाद आती है कि जैसे ही अगर फसलें ख़राब हो गई तो जो भी फूड थे, ईटिंग फूड्स थे, उनकी प्राइस क्या हुई? बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और लोगों को भोजन न मिलने के कारण क्या हुआ? लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोग भूखे रहने लगे। ठीक है, और ये हुआ क्या कि पीसेंट ने क्या किया? 1848 में रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। और हुआ क्या कि 1848 में और बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होने के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण लोग कहाँ पे आ गए बेटा? सड़कों पे आ गए, यानी पेरिस के सड़कों पे आ गए और बहुत सारा बैरिकेड्स बनाने लगे। और ये सारी चीज़ें देख कर के जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था लुइस फिलिप, वहाँ से भाग गया। ठीक है, उस समय फ्रांस का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क? लुइस फिलिप था। तो ये जब सारी चीज़ें देखी कि लोग रोड पे आ गए हैं, बैरिकिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इससे वो वहाँ से भाग जाता है। तो ऑब्वियसली है कि जब राजा भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। आखिर को किसके हाथ में कंट्रोलिंग होगी? तो होता क्या है कि 1848 में एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है। ठीक है, और वो नेशनल असेंबली अपने आप को रिपब्लिक करती है और कुछ चेंज लाती है। और वो चेंज क्या थी कि जो भी एडल्ट पर्सन है, मेल है, 21 ईयर्स एबव है, तो उसको राइट टू वोट एज वेल एज राइट टू वर्क उसको मिलता है। और एक नेशनल वर्कशॉप को सेटअप किया जाता है जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके। क्योंकि आपने देखा था कि पिछले स्लाइड्स में कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। ठीक है, जॉब सीकर की संख्या ज़्यादा थी लेकिन जो वैकेंसीज थी वो बहुत कम थी। तो जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई उसने क्या किया? एक नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड कराया। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, बाद में हुआ क्या? एक और रिवॉल्ट चला। वो कहाँ? सिलेशिया में। ठीक है, वहाँ पे जो वेवर्स थे, वेवर्स का मतलब जो बुनकर थे, ठीक है, उनका किनके साथ रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्टर के साथ।
अब क्यों भाई जो सिलेशिया के वेवर्स थे वो क्यों कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिवॉल्ट स्टार्ट किए? तो रीज़न क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे, और वो रॉ मटेरियल को वो फाइनाइज गुड में कन्वर्ट करके वो उनको प्रोवाइड कराते थे। तो लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ था, उससे वो लोग क्या करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बहुत ही कम पैसा देने लगे। तो जितने भी वेवर्स थे वो लोग गुस्सा हो गए कि भाई क्यों हमें कम पैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो रिवॉल्ट में हुआ क्या कि जो भी हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज थी और वो लोग जो वेवर्स थे वो कहाँ गए, कॉन्ट्रैक्टर के पास गए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, जब ढेर सारे वेवर्स को आते देख करके उसने क्या किया, वो किसी के यहाँ छुपने लगा गांव में। तो गांव में भी उसको शरण नहीं मिली, तो लोगों ने क्या किया, फिर वो उसके पास कहाँ पे जाता है, अपनी आर्मी के पास जाता है और आर्मी से मदद मांगने की कोशिश करता है। तो आर्मी जो रहती है वो क्या करती है, उसकी मदद करती है, और जो वेवर्स थे उनको क्या करती है, मार के भगा देती है। और उसमें से करीब 11 जो वेवर्स थे उनकी डेथ हो जाती है, और उसी जगह रिवॉल्ट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो रिवॉल्ट तो समाप्त हो गया, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि रिवॉल्ट समाप्त होने के कारण क्या सारी चीज़ें बंद हो गई? नहीं। हुआ क्या कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, ठीक है, उन्होंने फिर से रिवॉल्ट स्टार्ट किया। और उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्या किया कि उनकी एक अलग सी डिमांड थी। किसकी? जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज लिबरल्स थे, उनकी क्या थी, अलग डिमांड थी। और वो कौन थे? मिडिल क्लास फैमिली थी। ठीक है, तो उनकी डिमांड थी कि हमारा जो नेशन है, वो जो हमारी कंट्री है या जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो एक नेशन स्टेट बन जाए। यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स अप्लाई हो। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस आए, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम कर सके, कोई भी एसोसिएशन बना सके। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि 1848 में फ्रांस ने भी मोनार्क को एब्डिकेट किया, और क्या हुआ, रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन द प्रोक्लेम, यानी उन्होंने जो मेल था, मेल व्यक्ति थे, उनको वोटिंग राइट दिए। कब? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशंस में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते थे। अब जर्मन स्टेट हम यहाँ कह रहे हैं, लेकिन उस समय वो जर्मन स्टेट नहीं था, केवल जर्मन के लोग थे। ठीक है, और उस समय क्या थे कि जो मिडिल क्लास के फैमिलीज थे, उन्होंने क्या किया कि एक पार्लियामेंट बनाया, या एक पार्लियामेंट में मीटिंग ऑर्गेनाइज की। कब? 18 मई 1848 को। और उस मीटिंग में कितने मेंबर्स थे? 831 मेंबर्स थे। और वो जो असेंबली है वो कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। तो उस समय भाई जर्मनी के लिए कोई पार्लियामेंट तो था नहीं, तो उन्होंने चर्च को ही क्या कर दिया, पार्लियामेंट बना दिया। और वहाँ पे 831 मेंबर्स आए, और वो वहाँ क्यों इकट्ठे हुए? वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन करना चाहते थे। वो अपना क्या करना चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करना चाहते थे। तो होता क्या है कि जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे, तो ऑब्वियसली है कि उस समय कोई भी जर्मन स्टेट तो था नहीं, ना जर्मन का कोई किंग था। तो उस समय कौन था? प्रूसिया का किंग था। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे वर्कर हैं, मिडिल क्लास फैमिली हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेड पर्सनस है, तो वो किसके पास जाते हैं? प्रूसिया के किंग फ्रेडरिक वेलम फोर्थ के पास जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो वो उनके पास जाते हैं मदद के लिए और कहते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आप इसमें हमारी सहायता करिए। तो हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम ये थी कि जो मिडिल क्लास फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली केवल मिडिल क्लास पीपल्स को ही ओवरव्यू कर रही थी, केवल उसी पे ध्यान दे रही थी। इसके अलावा जो जो वर्कर्स थे और आर्टिशियंस थे, वो उनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही थी और उसको डोमिनेट कर रही थी। तो पहले स्टार्टिंग में तो ये जो वर्कर्स और आर्टिशियंस थे, वो लिबरल के साथ थे, मिडिल क्लास फैमिली के साथ थे, लेकिन बीच में जब उन्होंने देखा कि वो मिडिल क्लास फैमिली उनको डोमिनेट कर रही है, तो वो उनका सपोर्ट वो लोग वापस ले लेते हैं। ठीक है, और हुआ क्या कि जब वो वहाँ पे जाते हैं, तो जो ऑब्वियसली है कि अगर कोई भी राजा है, वो अपनी पावर को खोना चाहेगा नहीं। और वहाँ के जो किंग थे प्रूसिया के, फ्रेडरिक वेलम फोर्थ, उन्होंने क्या किया? अपोज कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और रिजेक्ट करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया? सेनाओं को भेज करके उन लोगों को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया। तो अब उनकी जो डिमांड थी, जो नेशनल असेंबली थी, अब उनकी डिमांड तो शांत हो गई। क्यों? वहीं से रिवॉल्ट क्या होता है? ख़त्म होता है। लेकिन जो एक डिमांड है, वो उस समय भी क्या थी? तो
उसके बाद जितने भी मोनार्क किंग्स थे, तो उन्होंने सोचा कि ये मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही शांत बैठने वाली नहीं है, ज़रूर ये कुछ न कुछ करेगी, तो क्यों ना इन लोगों को थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। तो उन रिलैक्सेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंसेशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या देना शुरू कर दिया, कंसेशन देना शुरू कर दिया, सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ जो बधुआ मजदूरी थी उसको कम कर दिया। इसके बाद हंगरीज को ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब अपने से डिसीजन लेने के लिए पावर दे दी। तो धीरे धीरे उन्होंने पावर को थोड़ा सा रिलीज़ किया और किन किन हाथों में दिया, ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज थे उन लोगों के हाथ में देना शुरू कर दिया। ठीक है, एक होता है वर्ड फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है कि बेटा अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर। तो सोशल इक्वलिटी इट मीन्स फीमेल कैन आल्सो इक्वली ट्रीटेड इन फ्रंट ऑफ द मेल। तो दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज द फेमिनिस्ट। इट मीन्स दैट इज़ द अवेयरनेस, एक लोगों को अवेयर करने की एक प्रणाली है या एक तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है जो वीमेंस राइट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और उसको सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें मेल फीमेल का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो दैट इज़ अ मीन्स ऑफ फेमिनिस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो हमने देखा कि आफ्टर 1848 क्या हुआ कि पूरा जो भी नेशनलिज्म मूवमेंट था या एक तरह से जो भी मूवमेंट थे वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गए, लेकिन जो आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म था वो बंद नहीं हुआ था। आज भी मिडिल क्लास फैमिली क्या चाहती थी, नेशन स्टेट चाहती थी। तो हुआ क्या कि दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली कैम टू यूनिफाइड एज द नेशन स्टेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जर्मनी और इटली नेशन स्टेट बना। तो हुआ क्या कि मिडिल क्लास फैमिली जो थी जर्मन ने, उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को हर जगह फैला दिया। ठीक है, और दिस लिबरल इनिशिएटिव टू द नेशन बिल्डिंग वाज द हाउएवर द रिप्रेस द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड द लार्ज लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रूसिया। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जर्मन लिबरल नेशनलिस्ट, उन्होंने मदद मांगी किससे, प्रूसिया के जो जंकर्स थे, जो प्रूसिया में लैंड ओनर्स रहते थे उनको क्या कहा जाता था, जंकर्स थे, तो उनसे मदद मांगी। इसके साथ साथ ओटोमन बिस्मार्क था, उनका सपोर्ट उन्होंने मांगा और उन्होंने बहुत सारी मिलिट्री को सपोर्ट किया। और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि ये सब लोग मिल करके किससे लड़ाई लड़ते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। ठीक है, वो लोग लड़ाई लड़ते हैं और अंततः प्रूसिया क्या होता है, जीत जाता है। ठीक है, और जैसे ही प्रूसिया जीतता है तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड द डोमिनेंस द प्रूसियन स्टेट पावर। तो जो जर्मनी है वो क्या बन जाता है, यूनिफाइड हो जाता है। कब, 18 ऑफ जनवरी 1871 को। ठीक है, और वहाँ का पहला किंग कौन बनता है, केसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, जब जैसे ही नया स्टेट बनता है तो जो केसर विलियम फर्स्ट था उसने बहुत सारी करेंसी को मॉडर्नाइज किया। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया, लीगल जुडिशरी सिस्टम को अप्लाई किया। ठीक है, तो ये सारे बदलाव लाए किसने, केसर विलियम फर्स्ट ने। ठीक है, तो एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं जर्मनी की यूनिफिकेशन में। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन मतलब आफ्टर 1848 में हुआ क्या, जितने भी जर्मन नेशनलिस्ट थे उन्होंने किसकी मदद से, जो प्रूसिया के जंकर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे उनके, और ओटोमन बिस्मार्क एज अ लीडर के सपोर्ट से, मिलिट्री के सपोर्ट से वो किसके ऊपर आक्रमण करते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के ऊपर आक्रमण करके क्या करते हैं, उस समय प्रूसिया जीत जाता है। और जैसे प्रूसिया जीतता है जर्मनी को यूनिफाइड कर लिया जाता है। कब, 18 जनवरी 1871 को। और वहाँ का पहला किंग कौन बनता है, केसर विलियम फर्स्ट। जैसे वो केसर विलियम फर्स्ट वहाँ का किंग बनता है और तो कौन कौन से बदलाव लाता है, वो करेंसी को मॉडर्नाइज करता है, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है, लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम्स को इम्प्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें हुई किसमें, जर्मनी के यूनिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं इटली के यूनिफाइड में। तो इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस थी। क्यों, क्योंकि जो इटली उस समय था वो 7 स्टेट में
डिवाइडेड था। कितने स्टेट में? 19th सेंचुरी में वो कितने स्टेट में डिवाइडेड था? 7 स्टेट में डिवाइडेड था। तो 7 स्टेट में डिवाइड होने के कारण जो केवल एक ऐसा स्टेट था, ठीक है, जहाँ पे इटली थी, यानी इटालियन किंग्स था, ठीक है, और वो कौन था? सर्डिनिया, पेडमोंट, यही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इटालियन प्रिंस था, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो इटली डिवाइडेड था, तो कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे उसके ऊपर रूल कर रहा था, तो हम बात करेंगे। तो सेंटर किसके द्वारा? पोप के द्वारा रूल किया जा रहा था। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग कंट्रोल कर रहा था नॉर्थ में। जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन था वो कहाँ पे? साउदर्न रीजन में वो रूल कर रहा था, ठीक है। और बहुत जगहों पे इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो ये तो एक इटली का स्ट्रक्चर्स था कि आखिर पहले ऐसे था, अब बाद में कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केवल एक ऐसा ही स्टेट है जहाँ पे इटालियन प्रिंस था। वो कौन सा था? सर्डिनिया, पिडमोंट, ठीक है, सर्डिनिया, पिडमोंट, ठीक है। अब आप देखें कि क्या हो, कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसमें 2-3 लोगों का नाम आता है। एक होता है जिसेपी मेज़नी का, ठीक है, एक आता है विक्टर एमेनुअल सेकंड का, ठीक है, जो सर्डिया पिडमोंट के प्रिंस थे। और इसके बाद आता है उनके चीफ मिनिस्टर कैवोर के थे, ठीक है। और एक और पर्सन का नाम आता है जिसका नाम है गैरिबाल्डी, ठीक है। तो ये तीनों व्यक्ति थे जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जेसीपी मज़ानी ने एक सोसाइटी फॉर्म की थी जिसका नाम क्या था? यंग इटली, 1830 में, ठीक है। और उनका गोल यही था कि इटली यूनिफाइड हो जाए, ठीक है। अब बात आती है कि जो विक्टर एमेनुअल सेकंड है, जो सर्डिनिया पिडमोंट का जो प्रिंस है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इटली को यूनिफाइड करूँगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को मैं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि 1831 से 1848 तक सारी जो रिवॉल्ट्स थे वो क्या हो गए थे? फेल हो चुके थे, ठीक है। तो द रूलिंग एलाइट थॉट दैट दे वुड गेट द पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वो ऐसा क्यों मान रहे थे? क्योंकि अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो जाएगा तो जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होगा। तो हुआ क्या? द ऑस्ट्रिया फोर्सेज वर डिफीटेड इन 1859 बाई सर्डिनिया पिडमोंट, यानी ऑस्ट्रिया की जो फोर्सेस थी वो हार जाती है। कब? 1859 में, ठीक है। उसके बाद एक डिप्लोमेटिक अलायंस होता है, ठीक है, फ्रांस में बनता है। तो वो किसके द्वारा? जो चीफ मिनिस्टर थे कैवोर, उनके द्वारा एक डिप्लोमेटिक अलायंस होता है। तो होता क्या है इसमें कि इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर फ्रॉम द साउदर्न रीजन्स ऑफ द इटली, यानी जो साउदर्न रीजन में स्पेनिश थे वो वहाँ से क्या होते हैं? भगा दिए जाते हैं। 1860 में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलेंटियर अंडर द गैरिबाल्डी मार्च इनटू द किंगडम ऑफ टू सिसिल्स एंड द साउथ इटली एंड दे वॉन द सपोर्टेड ऑफ द पीसेंट, यानी पीसेंट की मदद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साउथ है और ऑस्ट्रिया है, तो पहले ऑस्ट्रिया को हरा करके वो वहाँ पे वो कब्जा कर लेते हैं। फिर जो गैरिबाल्डी हैं और जो आर्म हैं और जो पीसेंट हैं उनकी मदद से वो किसके ऊपर अटैक करते हैं? वो आपके साउथ पे अटैक करते हैं। किसके ऊपर? साउथ पे अटैक करते हैं, ठीक है। ये साउथ जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन में हो। तो जब वो वहाँ पे भी जब जीत जाते हैं तो साउथ का पोर्शन भी इटली में आ जाता है और बचता है पोप। तो पोप को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो केवल डर के वहाँ से भाग जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रिया, पोप और जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन, ये सभी यूनिफाइड हो जाता है और इटली एक यूनिफाइड स्टेट बन जाता है, ठीक है। कब? 1861 में। और उसके फर्स्ट किंग कौन बनते हैं? विक्टर एमेनुअल सेकंड, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 3 लोगों का योगदान था, जिसेपी मज़ानी का, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैवोर का और गैरिबाल्डी और पीसेंट का, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर के यूनिफिकेशन ऑफ इटली को अंजाम दिया। कब इटली यूनिफाइड हुई? 1861 में। कौन पहला किंग बना? विक्टर एमेनुअल सेकंड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि स्ट्रेंच केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन सा कैसे ब्रिटेन यूनिफाइड हुआ? तो ये लड़ाई करके या ऐसे तरीके से नहीं हुआ। तो हुआ क्या था कि पहले जो ग्रेट ब्रिटेन था वो 4 भागों में डिवाइड था। पहले यहाँ इंग्लैंड था, ठीक, स्कॉटलैंड था,
वेल्स था और आयरलैंड था। ठीक है, ये 4 भागों में ये डिवाइड था। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की, यानी जो इंग्लैंड है वो अपने आप को मोनार्क बना लेता है। ठीक है, और सारी पावर मोनार्क के अंडर में ले लेता है। ठीक है, और 1707 में क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम तो कैथोलिक थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो क्या थे, बहुत ही कम थे। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया। ठीक है, और कैथोलिक की तरफ से जो वॉल्फ टोन थे उन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन इंग्लैंड क्या हुआ, जीत गया। और इंग्लैंड ने 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद इंग्लैंड में जो इंग्लैंड था वो क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। ठीक है, उसने अपना फ्लैग डिज़ाइन किया, अपना नेशनल एंथम बनाया। ठीक है, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज बनी और वो एक ब्रिटिश नेशन हो गया। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं विजुलाइजिंग द नेशन। तो विजुलाइजिंग द नेशंस क्या होता है, तो विजुलाइजिंग द नेशंस का मतलब क्या होता है कि बेटा किसी भी, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया को हम क्या बोलते हैं, भारत माता ना। तो आप भारत माता के पिक्चर्स आप देखोगे तो है ना, तो एक विजुलाइजेशन है। ठीक है, विजुलाइजेशन है, और वो विजुलाइजेशन क्या करता है, लोगों को बॉन्ड करता है। तो द फीमेल फ्रॉम दैट वॉज चूजन टू द पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, रेदर इट सॉट टू गिव the abstract idea of the nation a concrete form, and that is the female figure become a allegory ऑफ द नेशन। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि एक फीमेल को पर्सोनिफाई किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, और वो एक तरह से उनका एक सिंबल होता है। ठीक है, हालांकि जो भी फीमेल रिप्रेजेंट की जाती है वो उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन एक क्या करता है, ये एक आइडियाज़ है, एक सिम्बल्स है, एक फिगर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलेगोरी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलेगोरी क्या होता है। व्हेन एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कोई भी आइडिया हो, चाहे वो किसी चीज़ का आइडिया हो, चाहे वो इंस्टेंस का हो, चाहे लालच का हो, चाहे बुराई का हो, चाहे आज़ादी का हो, चाहे स्वतंत्रता का हो, कोई भी आइडिया हो। ठीक है, अगर उस आइडिया को हम किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई एक वस्तु के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्सन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, एलेगोरी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि फ्रेंच की एलेगोरी क्या है, मैरियाना है। जर्मनी की एलेगोरी क्या है, जर्मेनिया है। तो ये सारे एलेगोरीज में फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो इम्पेरियलिज्म, तो आपको नेशनलिज्म तो पता होगा कि नेशनलिज्म क्या था। नेशनलिज्म का जो फैलाव था वो तो हर जगह पूरे यूरोप में फैला, और उसी नेशनलिज्म के कारण जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, फ्रांस रिपब्लिक बना। ठीक है, और बहुत सारी कंट्री नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट हुई। ठीक है, लेकिन इम्पेरियलिज्म क्या होता है बेटा, कि कोई एक बड़ा नेशन जब किसी छोटे नेशंस को ऑक्युपाइड कर लेता है अपने फोर्स के थ्रू, अपने पावर के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक किंग है जो अपने हाथों से छोटे छोटे राज्यों को अपने अंडर कंट्रोल में कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण है बाल्कन का। ठीक है, तो बाल्कन जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, लेकिन जो बाल्कन था वो जियोग्राफिकली एंड इथनिकली बहुत ज़्यादा वेरिएशंस था। ठीक है, इसमें रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया और ग्रीक, ये सारे कंट्रीज़ थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये इम्पेरियलिज्म्स के थ्रू क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, ये छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थे, स्टेट्स थे, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया और उसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिए, और इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ बाल्कन में। ठीक है, और रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब भी क्या करने लगी, बाल्कन पे जितनी भी स्टेट्स थे उनको क्या करने लगी, अंडर कंट्रोल करने लगी। और इसी के कारण क्या हुआ बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, ये वर्ल्ड वार इन्हीं सब कारणों से हुआ, इम्पेरियलिज्म्स के थ्रू। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इम्पेरियलिज्म क्या होता है बेटा, साम्राज्यवाद, यानी कब कोई बड़ा नेशन कोई छोटे नेशन पे फोर्सफुली ऑक्युपाइड करता है। ठीक है, और उसके ऊपर कंट्रोल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। ठीक है।